हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना 20वां लेसन प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट चैप्टर है। अंग्रेज़ों ने भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में अपनी औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना की। औपनिवेशिक जो अंग्रेज़ों के अधीन जो सत्ता होती थी, उसको अलग अलग क्षेत्र बना दिए थे, अलग अलग रियासतें थी जिन पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। अपने शासन को अच्छी तरह चलाने के लिए उन्होंने भारत के एक बड़े भाग लगभग 500 से ज़्यादा रियासतों को राजा, महाराजा और नवाबों के अधीन रहने दिया। इन राजाओं को अंग्रेजी सरकार की प्रभुसत्ता स्वीकार करनी पड़ती थी तथा उन्हें लगान भी देना पड़ता था। ये राजा विदेशों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकते थे। देशी रियासतों में राजा अपनी इच्छा से अपना शासन चलाते थे। कुछ रियासतों का आकार यूरोप के देशों की तरह काफ़ी बड़ा था, जैसे कि मैसूर, हैदराबाद, ग्वालियर या कश्मीर आदि। लेकिन कुछ रियासत बहुत ही छोटे आकार की थी, जिनकी आबादी कुछ हजारों तक ही थी। हरियाणा में भी ऐसी छोटी छोटी कई रियासतें थीं। उदाहरण के तौर पर छछरौली की जनसंख्या केवल 9000 थी। इन रियासतों के राजा अपनी अंग्रेजी सरकार के अधीन थे। यहाँ तक कि इन रियासतों की सुरक्षा का प्रबंध भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा ही किया जाता था। राजा अपनी इच्छा अनुसार किसानों पर कर लगाते थे, जिसके कारण लोगों का जीवन स्तर काफ़ी नीचा था, अच्छा नहीं था। लोगों के राष्ट्रीय जागरूकता की कमी थी लोगों में। उस समय कुछ लोगों ने ही शिक्षा प्राप्त की थी और उनमें प्रांतीय भारत के लोगों की तरह राष्ट्रीयता की भावना थी। प्रांतीय भारत के लोगों की तरह राष्ट्रीयता की भावना थी, जो कि सिर्फ अपने प्रांत के तक ही सीमित थी। ब्रिटिश शासन के समय भारत के अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन, लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार आदि को देखकर इन रियासतों के लोगों में भी राष्ट्रीय चेतना की भावना उत्पन्न होने लगी। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के द्वारा इन लोगों के विचारों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागी और संगठन भी बनने लगे। इंदौर, बड़ौदा, हैदराबाद, दक्षिण की रियासतों में जन कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए। इन आंदोलनों में देशी रियासतों को हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन रियासतों में रहने वाले लोग अपनी इच्छा अनुसार इन आंदोलनों में भाग ले सकते थे। रियासत को तो हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन जो रियासत के लोग थे वे अपनी इच्छा अनुसार इस आंदोलन में भाग ले सकते थे। प्रजामंडल वे व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन सकते थे, लेकिन वे अपनी रियासतों में कांग्रेस के नाम से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं ले सकते थे। अब है प्रजामंडल आंदोलन का विकास, किस तरह से इसका विकास हुआ, कौन कौन सी रियासतों में ये फैला। प्रजामंडल आंदोलन था जो प्रजामंडल देशी रियासतों द्वारा किया जाने वाला जन आंदोलन था। इसमें साधारण किसान राजा के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और अपनी मांगें मनवाने के लिए उन्हें मजबूर कर रहे थे। देशी रियासतों में 1927 ईस्वी के बाद प्रजामंडल बनने शुरू हुए और 1938 से 39 तक प्रजामंडल पूरी तरह से अपना रूप तैयार कर चुके थे। हरियाणा क्षेत्र में प्रजामंडल आंदोलन के विकास को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है दुजाना। यह रियासत 1805 ईस्वी में 24 गांवों के समूह के रूप में अस्तित्व में आई थी। यह रियासत थी 1805 ईस्वी में, और इस रियासत के अंडर कितने गांव आते थे? 24। यहाँ पर मोहम्मद इकदर अली खां का शासन था। यहाँ का जो शासक था वो कौन था? इकदार अली खां, जिसमें शासक बनने वाला एक भी गुण विद्यमान नहीं था।
उसने यहाँ की जनता पर बहुत ज़्यादा कर लगा रखे थे। उसने प्रजा की भलाई के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। उसके कारनामों के कारण दोजाना की जनता का न सिर्फ उससे मोह भंग हो चुका था, बल्कि वह उसके विरोधी भी बन चुके थे। यहाँ की असंतुष्ट जनता ने 1945 ईस्वी में प्रजामंडल का गठन किया। इस आंदोलन का केंद्र नाहड़ था तथा राव देवकरण सिंह इसके प्रधान के रूप में काम कर रहे थे। सचिव पद पर राव सरदार सिंह थे। राव नेकीराम, पंडित हरिराम, राव शिवचंद, पंडित ताराचंद, हकीम मंगतूराम व महाशय रामजी लाल आदि लोग थे और इनके सहयोग कर रहे थे। इन लोगों ने राजा से करों को कम करने को कहा, लेकिन यहाँ के राजा ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी प्रतिक्रिया के कारण यहाँ के लोगों ने कर न दो आंदोलन का संचालन किया कि कर न दो, एक तरह से ये नारा लगा दिया और आंदोलन का भी शुरुआत कर दी कि कर न दो। यहाँ के राजा ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया। प्रजामंडल आंदोलन के बड़े नेताओं को शासकीय शक्ति का इस्तेमाल कर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जनता शासकीय दबाव के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकी और उसने दमन के खिलाफ आंदोलन को और भी तेज कर दिया। सारी रियासत में धरने, प्रदर्शन, हड़ताल तथा जुलूसों का आयोजन किया जाने लगा। लोगों ने राजा को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी कि यदि दमन कार्रवाई को नहीं रोका गया तथा उनके जो नेता हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं उनको नहीं छोड़ा गया तो वे रियासत की ईंट से ईंट बजा देंगे। लोगों के गुस्से और जोश को देखते हुए यहाँ का राजा डर गया और उसने 8 दिसंबर 1946 ईस्वी को इन बंदी नेताओं को रिहा कर दिया। साथ ही लगान भी कम कर दिया और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विकास का भी उन्होंने आश्वासन दिया। इसके कुछ समय बाद ही भारत आज़ाद हो गया और यहाँ का शासक पाकिस्तान चला गया। स्वतंत्रता के बाद इस रियासत का विलय हरियाणा के रोहतक जिले में कर दिया गया। अब दूसरा है पटौदी। 1805 ईस्वी के दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद यह रियासत अस्तित्व में आई थी। यह रियासत नवाब फैज तलब खां को अंग्रेजों के प्रति की गई वफादारी के कारण पुरस्कार के रूप में मिली थी। इस रियासत का कुल क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर था तथा जनसंख्या 21,520 थी। इस रियासत में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत 1940 के दशक में ही हो गई थी। मोहम्मद इत्तफाक अली यहाँ का शासक था। उसमें भी दोजाना के नवाब की तरह कोई शासकीय गुण नहीं था। उसने अपने शासनकाल में प्रजा की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किया। उसके राज्य में सिंचाई साधनों, स्वास्थ्य की सुविधाओं व शिक्षण संस्थाओं की हमेशा कमी ही रही। रियासत में जो सड़कें, नहरों का तो नामो निशान भी नहीं था। इस पर किसानों से काफ़ी ज़्यादा लगान लिया जाता था। 1942 ईस्वी के बाद यहाँ के लोगों ने अपने नवाब के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठानी शुरू कर दी तथा गौरी शंकर वैद्य, ठाकुर राम सिंह की कोशिशों से यहाँ प्रजामंडल का गठन किया गया। शुरू में इस आंदोलन को यहाँ के नवाब ने कठोरता से दबाने की कोशिश की और गौरी शंकर जैसे सक्रिय विरोधियों को जेल में डलवा दिया। साथ ही 1946 ईस्वी में उसकी संपत्ति की भी नीलामी कर दी गई। नवाब द्वारा यह कदम विरोधियों के मन में डर बिठाने के लिए उठाया गया था। इससे जनता का गुस्सा शांत होने की बजाय और भी ज़्यादा भड़क गया। जनता के जोश व गुस्से को देखते हुए गुड़गांव के कांग्रेस नेता गजराज सिंह ने भी इनके समर्थन में आ गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और यहाँ के नवाब को सकारात्मक कदम उठाने के लिए कहा। नवाब पर इसका सीधा असर हुआ और उसने बंदी बनाए लोगों को जल्दी ही रिहा कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस रियासत को गुड़गांव जिले में मिला दिया गया।
अगला है लोहारू। लोहारू हरियाणा में भिवानी जिले के अंतर्गत आने वाली यह छोटी सी रियासत थी। यहाँ का जो राजा था, शासक था, वो मिर्ज़ा अमीनुद्दीन अहमद था, जो आम लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था। वह अपने अत्याचारों के कारण जनता में काफ़ी अलोकप्रिय था। लोग उसको पसंद नहीं करते थे। भारी कर तथा बेगार के रूप में जनता का जमकर आर्थिक शोषण किया जा रहा था। लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता पर भी यहाँ के नवाब ने प्रतिबंध लगा दिया था। राजनीतिक सत्ता में भी धर्म अंधता तथा कट्टरपंथी माहौल बनाया जा रहा था। यहाँ पर नवाब के विरोध आवाज़ उठाने की शुरुआत आर्य समाज द्वारा की गई। शुरुआत में यहाँ आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था तथा धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन में राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लिया। समय के साथ राजनीतिक तथा आर्थिक मसले भी इनके साथ जुड़ने लगे। इससे इस धार्मिक आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इन रियासतों के शासकों की तरह यहाँ के नवाबों ने भी शुरू में इस आंदोलन को कठोरता से दबाने की कोशिश की। इस तरह की कार्रवाई के तहत 8 अगस्त 1935 ईस्वी को उसने सिंहानी नामक गांव में हो रही शांतिपूर्ण जनसभा पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 22 आदमी मारे गए। इस पर उसे अपनी दमनात्मक कार्यवाही जारी रखी और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की काफ़ी निंदा की गई, लेकिन यहाँ के नवाब पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जनता ने दमन के आगे झुकने की अपेक्षा अपना आंदोलन पहले से भी तेज कर दिया। धीरे धीरे पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग भी इनके साथ आ गया। ठाकुर भगवंत सिंह, चौधरी मोहर सिंह, सूबेदार दिलसुख, शंकरलाल, पंडित सत्यव्रत जैसे मध्यम वर्गीय लोग इस आंदोलन को सफल बनाने में जी जान से जुट गए। नवयुवकों के साथ आ जाने से आंदोलन ने काफ़ी उग्र रूप धारण कर लिया था। आखिरकार आंदोलन के आगे नवाब को झुकना ही पड़ा। उसने आंदोलनकारियों की सभी मांगें स्वीकार कर ली। शायद उसे भारत की स्वतंत्रता का भी आभास हो गया था, इसीलिए उसने लोगों से सुलह करने की अपनी भलाई समझी। स्वतंत्रता के बाद इस रियासत का हिसार के बाद भिवानी जिले में इसका विलय कर दिया गया। अगला है जींद। इस रियासत का राजा रणबीर सिंह था। वह भी अपने उस समय के अन्य देशी राजाओं की शासन की दृष्टि से पूरी तरह से अयोग्य था। उसकी जन कल्याणकारी कार्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह एक भ्रष्ट तथा अनैतिक राजा था। वह सिर्फ अपने खजाने को भरने में लगा हुआ था। 1940 ईस्वी के आसपास यहाँ की जनता उसके प्रति अपने गुस्से का प्रदर्शन करने लगी थी। पंडित देवी दयाल, हंसराज, राजेंद्र कुमार जैन जैसे लोगों के कोशिशों से इस रियासत में प्रजामंडल की नींव डाली गई। चिरंजी लाल, लालचंद वर्मा, लाला राम किशन जैसे जुझारू साथी उनका कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे। इनके द्वारा सुधारों के लिए किए गए विरोध पर राजा रणबीर सिंह ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन मंडल के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इन गिरफ्तारियों ने जनता के गुस्से तथा जोश को पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया। राजा ने परिस्थितियां अपने विपरीत देखी तो आंदोलनकारियों की अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार किए गए नेताओं को छोड़ दिया गया। राजा ने सोचा था कि कुछ दिनों में लोग ठंडे पड़ जाएंगे, तब तक वह सुधारों पर टाल मटोल करता रहा। इसीलिए राजा आंदोलनकारियों से हुए समझौते पर काफ़ी दिनों तक कोई अमल नहीं किया। उसका प्रधानमंत्री गंगाराम कोल पहले की तरह लोगों का आर्थिक शोषण करता रहा। प्रजामंडल के नेताओं ने चेतावनी दी कि राजा उसी समय भ्रष्ट एवं अत्याचारी प्रधानमंत्री को हटाए। चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ।
यह देखकर प्रजामंडल के नेताओं ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी। इस आंदोलन से प्रभावित होकर उस समय के नायब तहसीलदार हीरा सिंह चिनारिया ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वह भी आंदोलनकारियों के साथ जा मिला। प्रजामंडल के नेताओं ने उसके नेतृत्व में एक एक्शन कमेटी का गठन किया, जिसने 8 दिसंबर 1946 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के तर्ज पर एक आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन की तीव्रता और व्यापकता को देखकर राजा घबरा गया और उसने आंदोलनकारियों के कहे अनुसार गंगाराम कोल को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया तथा प्रशासन चलाने के लिए एक नए मंत्रिमंडल के गठन किया, जिसमें 2 प्रजामंडल के, 2 अकाली दल के व 1 मुस्लिम लीग का सदस्य शामिल किया गया। स्वतंत्रता के बाद इस रियासत को समाप्त कर इसे जिले का रूप दे दिया गया। अगला है पटियाला। हरियाणा के संदर्भ में पटियाला रियासत का अध्ययन करने का कारण यह है कि इस रियासत के अधीन हरियाणा क्षेत्र के महेंद्रगढ़ व नारनौल क्षेत्र का काफ़ी भाग आता था। यह रियासत पंजाब की सबसे बड़ी रियासत थी। इस रियासत का कुल क्षेत्रफल 5,932 वर्ग मील था और जनसंख्या लगभग 15 लाख थी। अध्ययनकालीन समय में यहाँ का जो राजा था यादविंदर सिंह था। मध्यकालीन समय में इसने 1938 से 1948 ईस्वी तक इस रियासत पर शासन किया। यहाँ की जनता उसकी नीतियों व कार्य प्रणाली से बुरी तरह से पीड़ित थी। ज़्यादा कर लगाना बेकार ने यहाँ के किसानों तथा गरीबों की कमर तोड़ दी थी। शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई की व्यवस्था, कानून व्यवस्था व अन्य सार्वजनिक हितों के कार्य का यहाँ हमेशा अभाव ही रहा। लोगों द्वारा खून पसीने से कमाए गए पैसे पर राजा और उसके सहयोगी ऐशो आराम तथा अय्याशी का जीवन बिताते थे। 1945 ईस्वी में यहाँ की जनता द्वारा प्रजामंडल का गठन किया गया। इस मंडल ने राजा को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, लेकिन राजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने धमकाते हुए लोगों को कहा, यह अंग्रेजी राज्य नहीं है, यहाँ कांग्रेस की ज्यादतियों को बर्दाश्त किया जाता है। मैं एक सैनिक हूँ, मेरी बात रूखी है और मेरी गोली सीधी चलती है। यह वाक्यांश डॉक्टर के.सी. यादव की पुस्तक में लिखा हुआ है। महाराजा की इन सभी चेतावनी ने लोगों के सब्र के बांध को तोड़ दिया। उन्होंने कमला देवी, बनवारी लाल, माता दीन राम किशोर आदि के नेतृत्व में महाराजा के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन के सामने आखिरकार महाराजा को झुकना ही पड़ा। यह इस रियासत के आम लोगों की एक बड़ी जीत थी। अगला है नाभा। इस रियासत की स्थापना 1729 ईस्वी में गुरदत्त सिंह द्वारा की गई थी तथा 1857 ईस्वी में के विद्रोह की असफलता के बाद इस रियासत के सहयोग व वफादारी को देखते हुए हरियाणा क्षेत्र के बावल, कनीना तथा अटेली जैसे क्षेत्र पुरस्कार के रूप में इस राजा को भेंट किए गए। जो दूसरी उस समय की रियासतों की तरह यहाँ की जनता भी शासन द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित की गई थी। उस समय में यहाँ का जो महाराजा था वो था प्रताप सिंह, जो 1923 ईस्वी में इस रियासत का राजा शासक बना था। उसके राज्यकाल में शोषण, अत्याचार तथा भ्रष्टाचार ने बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लिया था। उसके राज्यकाल में भारी करों तथा बेगारों ने लोगों का जीना हराम कर दिया था। अन्य रियासतों में हो रहे राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रेरणा पाकर यहाँ के लोगों ने भी अपने महाराजा के खिलाफ बगावत कर दी। मास्टर श्याम मनोहर, रामेश्वर सिंह, ईश्वर सिंह आज़ाद तथा मतादीन भगत के नेतृत्व में यहाँ के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। 1946 ईस्वी में आकर इस आंदोलन ने और भी ज़्यादा तेज रूप धारण कर लिया। महाराजा के दमन ने
महाराजा के दमन के सहारे लिया गया। महाराजा ने दमन के सहारे इस जन आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। आंदोलन को असफल बनाने के लिए सब बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जनता के गुस्से को शांत नहीं कर सका। आखिरकार उसे जनता के सामने झुकना पड़ा और उसकी सभी मांगों को स्वीकार भी करना पड़ा। इन सभी के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि इन रियासतों के शासकों की गलत नीतियों और भ्रष्ट शासन व्यवस्था से तंग आकर यहाँ के लोगों ने प्रजामंडल का गठन किया। संघर्ष की इस विधि को अपनाकर वे अपने अपने राजा नवाबों को अपनी मांगें मनवाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस आंदोलन के नेता तथा भागीदार रियासत के ही लोग थे तथा साधारण जनता ने अपने ही दम पर अपने अत्याचारी शासकों का विरोध किया था। 1942 में पहली बार कांग्रेस ने रियासत के आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल करने की बात कही। 1938 ईस्वी के बाद लगभग सभी देशी रियासतों में प्रजामंडल बन चुके थे। देशी रियासतों की जनता ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। अंग्रेजी सरकार ने आज़ादी के बाद इन देशी रियासतों को भी पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों के लोग भारत के जनजीवन में मिल गए। सरदार पटेल ने राजा और नवाबों को भारत संघ में मिलने के लिए राजी कर लिया। इस तरह भारत के अंग्रेजी प्रांतों की तरह देशी रियासतों के लोगों को भी उनके संघर्ष का फल स्वतंत्रता के रूप में मिला। तो बच्चों, ये था हमारा 20वां लेसन प्रजामंडल आंदोलन।